मॉर्निंग क्लास 8। चलो आज फिर मैं आप लोग के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं बताऊंगा आपको मेजर ग्रुप्स के बारे में। मैंने 3 मेजर ग्रुप्स मैंने खत्म कर दिए थे, अब ये चौथा मेजर ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चौथा मेजर ग्रुप जो है वो क्या है? एल्गी है। अब एल्गी होते कैसे हैं और एल्गी के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो एल्गी जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल होते हैं और प्लांट के जैसे होते हैं। प्लांट के जैसे होने का कारण क्या है? तो इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो किसके जैसे हुए? प्लांट के जैसे ही तो हुए। और प्लांट कैसे हैं? ऑटोट्रॉपिक। तो ये भी कैसे होंगे? ऑटोट्रॉपिक होंगे। यहां तक समझ में आया? अब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मैंने एग्जांपल लिखा है क्लेमाइडोमोनास, और मल्टी सेलुलर का मतलब इनमें एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर जो बने होंगे वो क्या होंगे? मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर का एग्जांपल मैंने क्या लिखा है? सीवीड, जिसको हम लोग कैल्पी कहते हैं। सीवीड कहने का मतलब समुद्र में जो बड़े बड़े घास होते हैं, ठीक है, या जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। वही वही जो है कैल्प एक एग्जांपल किसका? सीवीड का। और ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वाटर में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मोस्टली ये क्या है? एक्वेटिक है। अब आगे चलते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि इनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं और ऑटोट्रॉपिक है। लेकिन इनके पास क्लोरोफिल के अलावा भी अदर पिगमेंट्स है, जिनके वजह से इनके पास और भी 2 कलर के ये हो पाते हैं। तो वो पिगमेंट का नाम तो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको बोलते हैं जेंथोफिल। लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, जिसके वजह से क्या होता है? इनमें अलग अलग कलर के हो पाते हैं। तो कैसे? तो जो रेड कलर के होंगे, जो रेड कलर के होंगे उसको बोलेंगे रेड एल्गी। जो ब्राउन कलर के होंगे उसको बोलेंगे ब्राउन एल्गी। और जो ग्रीन कलर के होंगे उसको बोलेंगे ग्रीन एल्गी। समझ में आया? तो रेड एल्गी का एग्जांपल लिखा हुआ है जेलिडियम। क्या लिखा हुआ है? जेलिडियम। और ब्राउन एल्गी का फ्यूकस और सार्गेशियम। फ्यूकस और सार्गेशियम। और ग्रीन एल्गी का क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो ये स्पोर फॉर्म करके रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर दूसरा वे क्या है? तो दूसरा वे है ये सिंपली सेल डिवीजन करके भी करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा स्पाइरोगायरा का, कि स्पाइरोगायरा जो है ना वो सिंपली कैसे करता है? तो फ्रेगमेंटेशन से करता है। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप जानते होंगे कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाएगा। क्या होगा? टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा। उसी टुकड़े को क्या बोलेंगे? फ्रैगमेंट्स। ठीक है, और फिर हर एक फ्रैगमेंट्स क्या होगा? एक नया स्पाइरोगायरा बना देगा। तो इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन भी करते हैं सिंपल सेल डिवीजन से। टूटने का मतलब वही तो हुआ ना, सेल डिवीजन। तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ। और स्पोर फॉर्म करके करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो जानेंगे ना फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में यही 2 चीज तो मेन है कि कौन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक एग्जांपल हमारे पास है लैक्टोबैसिलस का। आपने इसका नाम बहुत बार सुना होगा। तो लैक्टोबैसिलस, जो इसका नाम पड़ा है ना लैक्टोबैसिलस, ये 2 वर्ड से बना हुआ है, लैक्टो प्लस बैसिलस। तो बैसिलस इसके साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है। और लैक्टो इसके साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि ये मिल्क में प्रेजेंट होता है, और मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? लैक्टोबैसिलस। दूध के वजह से क्या हो गया? लैक्टो। और रोड शेप्ड बैक्टीरिया होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? लैक्टोबैसिलस। अब आगे समझते हैं कि ये करता क्या है। तो ये क्या करता है कि दूध को ना दही में कन्वर्ट करता है। अब इसका प्रोसेस पूरा मैकेनिज्म मैं समझाता हूं। ओके, तो ये क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कैसे? तो जो दूध में जो लैक्टोज शुगर है, ठीक है, तो उसी लैक्टोज शुगर को क्या करता है? वो खाता है। क्या करता है? खाता है। और अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना ग्रोथ करता है। और जब रिप्रोडक्शन करता है ना, तो ये जो लैक्टोज शुगर है उसको खाता है, तो उसको कन्वर्ट करता है खाते हुए किसमें? लैक्टिक एसिड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? लैक्टिक एसिड के फॉर्म में। किससे? लैक्टोज शुगर को वो खाता है और किसमें चेंज कर देता है? लैक्टिक एसिड के फॉर्म में। और इसी दौरान क्या करता है? वो अपना नंबर इंक्रीज करते जाता है। तो यही जो लैक्टिक एसिड बनता है ना लैक्टोज शुगर से, वो क्या करता है कि दही को क्या देता है? तो एसिडिक नेचर देता है। एसिडिक नेचर होने के कारण ही क्या होता है? हमारा जो दही होता है वो
कैसा टेस्ट में होता है? खट्टा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉर इन टेस्ट। ठीक है, किसके कारण? लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण ये जो है ना दही किस क्या हो जाता है? एसिडिक नेचर का हो जाता है, और एसिडिक नेचर होने के कारण ही इसका टेस्ट कैसा हो जाता है? तो सॉर हो जाता है, मीन्स खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो जो दूध में जो मिल्क प्रोटीन जो है, जो मिल्क प्रोटीन है उसका नाम है केजिन प्रोटीन। ठीक है, तो जो केजिन प्रोटीन है ये एसिडिक नेचर होने के कारण क्या है? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में, मीन्स कोगुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, कोगुलेशन होना शुरू हो जाता है मिल्क प्रोटीन का, और ये चेंज होकर किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम लोग अभी कर्ड कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि किस कंडीशन में जो है ना वो कर्ड बनता है, किस टेम्परेचर पे कर्ड बनता है। तो समझो कंडीशन क्या है कि जब टेम्परेचर नॉर्मल 30 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा, तो उस समय क्या होगा कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो उनका ग्रोथ अच्छा हो पाता है। ठीक है, जब इनका ग्रोथ अच्छा हो पाता है तो क्या ग्रोथ अच्छा होगा, तभी तो ये मिल्क को किस में चेंज कर पाएंगे? कर्ड में चेंज कर पाएंगे। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाएगा तो इनका ग्रोथ क्या होगा? स्लो होगा। जब ग्रोथ स्लो होगा तो क्या जो कर्ड का फॉर्मेशन है वो भी स्लो होने लगेगा। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दिया जाए या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में दूध को रखा जाए तो क्या होगा कि जो उसके अंदर के जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना वो मरना शुरू हो जाएंगे। और जब मरना शुरू हो जाएंगे तो क्या दूध से दही बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक चीज समझना कि हर पेट की समस्या जब हमें होती है, किसी तरह का पाचन का समस्या होता है, तो उस समय क्या कहता है हमारा डॉक्टर कि आप ना अपने खाना के साथ क्या ऐड करो? दही ऐड करो। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दही में क्या होता है? एसिडिक नेचर होता है। तो वही एसिडिक नेचर क्या करता है, या फिर जो लैक्टिक एसिड होता है वो क्या करता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में हैं उनको मारने का काम करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा गट हेल्थ सुधरता है, हमारा डाइजेशन सही होता है। ठीक है, इसलिए डॉक्टर हमें क्या बोलता है कि आप दही खाया करो। और ये किस तरीके के बैक्टीरियाज को मार रहा है दही? तो हार्मफुल बैक्टीरियाज में एक बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम, जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, उसी को मारने का काम करता है। यहाँ तक आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये दूध से दही में चेंज करता है। कैसे? तो जो मिल्क है ना, मिल्क में क्या होता है? लैक्टोज शुगर। तो वो लैक्टोज शुगर को क्या करता है? खाता है और अपना ग्रोथ करता है और अपना नंबर भी बढ़ाता है। तो जो लैक्टोज शुगर को जब लैक्टिक एसिड में चेंज करता है तो जो लैक्टिक एसिड है ना उसी के कारण क्या है? दही के अंदर एसिडिक नेचर आ जाता है। और एसिडिक नेचर आ जाता है, इसी की वजह से जो दही है वो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। और इसके अंदर जो मिल्क प्रोटीन है जो दूध के अंदर, जिसको कहते हैं केजिन प्रोटीन, वो क्या होने लगता है? ये एसिडिक नेचर होने के कारण या एसिड होने के कारण क्या होता है कि जो मिल्क प्रोटीन है वो कोगुलेट होना शुरू हो जाता है। और किस फॉर्म में चेंज होता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में। उसी को क्या बोलते हैं? कर्ड। समझ में आया? कि चीज बनाने के लिए हम कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज करते हैं या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो चीज बनाने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का भी यूज करते हैं, और कुछ टाइप के फंगस का भी यूज किया जाता है, जैसे पेनिसिलियम का यूज किया जाता है। और वो हमेशा नहीं, कुछ केसेस में यूज किया जाता है पेनिसिलियम का। कब? तो ब्लू चीज फॉर्मेशन में हम लोग यूज करते हैं पेनिसिलियम फंगस का। ठीक है, ये क्या करता है? टेस्ट को ऐड करता है। ठीक है, और अब हम लोग जानेंगे कि इडली और डोसा बनाने के लिए कौन से माइक्रोब का यूज किया जाता है। तो उनके बैटर में हम लोग यूज करते हैं लिकोनोस्टॉक बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को, जो क्या करता है? इडली और डोसा को फूलने का जो नेचर है ना, फ्लॉपी नेचर, वो इन्हीं के कारण होता है, लिकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण। अब हम लोग अचार बनाते तो उस समय हम लोग अचार को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे समय तक सही रखने के लिए हम लोग एक एक टाइप के बैक्टीरियाज को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब, जो क्या करते हैं? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना कि जैसे हम लोग किसका अचार बनाते हैं? हम अचार बनाते हैं सब्जियों का और कुछ फल का। तो क्या होता है कि उनको जब अचार बनाया जाता है ना, तो उस समय हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, लैक्टिक एसिड
बैक्टीरिया का। तो ये क्या करते हैं, आराम से इसी पे क्या करते हैं, इन्हीं को खाकर इन्हीं पे ग्रो कर जाते हैं, और ग्रो करते हैं तो फिर ये क्या फॉर्म कर देते हैं, लैक्टिक एसिड। तो मैंने पहले ही बताया था कि लैक्टिक एसिड किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। और दूसरा चीज क्या है कि ये प्रिजर्वेटिव के जैसा काम करेगा, किसके, अचार जो आप बनाओगे उसके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ये लंबे समय तक अचार को सही रखेगा, खराब होने से बचाएगा। और दूसरा चीज, उनमें जो खट्टा टेस्ट है ना, खट्टापन भी ऐड करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो एसिडिक नेचर है ना, तो एसिड कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट, इसलिए ये खट्टापन भी ऐड करेगा और प्रिजर्वेटिव के जैसा भी काम करेगा। दूसरा चीज, वाइनेगर प्रोडक्शन। तो वाइनेगर बनाने के लिए हम लोग किस बैक्टीरिया का यूज करते हैं, तो एसिटोबैक्टर एसिडी का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, अल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज करते हैं। कब, जब हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल में ऐड करते हैं एसिटोबैक्टर एसिडी को, तो ये क्या करता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है कि ये अल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज करता है। जो एसिटिक एसिड है ना, वो किस काम में आता है, तो फूड के प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में। मतलब खानों को हम लोग प्रिजर्व करने के लिए, कुछ खाना के टाइप्स हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वाइनेगर का, और फ्लेवर ऐड करने के लिए भी, ठीक है। अब इनको यूज किया जाता है किन किन चीजों में, तो अचार में यूज किया जाता है ताकि ये प्रिजर्वेशन का काम कर सके, सॉस को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, और साफ सफाई वाले कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं उनमें भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। और ब्रेड बनाने में हम लोग कौन से माइक्रोब का यूज करते हैं, तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, जो एक तरह का ईस्ट है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपकी बुक में इसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आया हो, एक बार और मैं चीज के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कि चीज बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का भी यूज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का भी यूज होता है, और कभी कभी पेनिसिलियम फंजाई का भी यूज होता है। क्यों, और पेनिसिलियम फंजाई का यूज होता है ब्लू चीज बनाने में, क्योंकि ये फ्लेवर चेंज कर सकता है या टेस्ट चेंज करने में मदद करता है ये, ठीक है, पेनिसिलियम। और इडली और डोसा बनाने में हम लोग यूज करते हैं ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को, जो क्या करते हैं, इडली और डोसा को क्या करते हैं, फ्लफी नेचर देते हैं, मतलब फूलता है ना जो, वो इन्हीं सबके कारण से, ठीक है। धन्यवाद, मैं अगले वीडियो में आऊंगा फिर।